वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 88 में। और हम आ चुके हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन आज मेरे पास कुछ स्पेशल है। आज तुम देख रहे होगे कि वीडियो की क्वालिटी भी इंक्रीज़ है और हमारे पास है एक नया टैबलेट युआन की तरफ से। उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया। खैर तुम जानते हो हमारे चैनल की हालत उस लेवल के ऊपर नहीं है कि वो हमें स्पॉन्सर करेंगे, तो मैं खुद अपने पैसों से लेकर आया हूँ और इसकी मदद तुम जानते हो कि मेरी किसने की है। मैं खैर कई दिनों से, कई महीनों से ही तपस्या कर रहा था कहीं पर, जो कि तुम जानते हो कि कहाँ पर कर रहा था। तो हमारे पास नया हमारा साथी आ चुका है और अगली वीडियो स्क्रप्टिंग के ऊपर बेस्ड होगी और उस टैबलेट के बारे में बात करेंगे कि कैसा है, क्या मज़े आ रहे हैं मुझे उसे चलाने में। तो खैर उसकी भी बात तो हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ नोट्स को देख लेते हैं और जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं। और मैं आज जो है वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ, उसका कारण भी ये टैबलेट ही है। बहुत ही कुत्ती चीज़ है बट मज़े भी तो इसी में आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो है हमारे नोट्स के बारे में बात करते हैं। हमने एक क्यूब ले रखी है हमारे 3D स्पेस के अंदर और मैंने एक ज्योमेट्री नोट्स का मॉडिफायर लगा रखा है। जैसा कि तुम देखते हो, आज हम कुछ नोट्स के बारे में कुछ नोट्स को देखने वाले हैं, जैसे कि रैंडम वैल्यू नोड हो गया, स्केल एलिमेंट्स नोड हो गया और एक या दो शायद नोड और है जिसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पर हम लेकर आते हैं इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स नोड, जिसके ऊपर हम जो है क्यूब्स को इंस्टेंस करेंगे। तो हमारे पास क्यूब है, ये रही, यहाँ पर इसे इंस्टेंसेस के साथ करेक्ट करते हैं। और जो हमारा सबसे पहला जो नोड है वो होने वाला है रैंडम वैल्यू नोड, ये रहा। और जो हमारा डेटा टाइप है उसे हम वेक्टर के साथ सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इसका जो डेटा टाइप है वो एक वेक्टर है। तो मैं इस रैंडम वैल्यू को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हमारा जो रैंडम वैल्यू नोड है उसने रैंडम वैल्यू जनरेट की और हमारे जो इंस्टेंसेस थे उनके स्केल को जो है डिफरेंटली अलग अलग जो क्यूब है उसके साथ असाइन कर दिया है। बट ये काम कैसे करता है तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर डेटा टाइप है ये इनके लाइक सेम ही है लगभग, तो मैं इन्हें भी एक बार बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो हम डिटेल में बात है वो वेक्टर जो इसका डेटा टाइप है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो दो इनपुट हैं वो है, सबसे पहले तो है मिनिमम वैल्यू और जो है मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर तो हमें मिनिमम वैल्यू देनी है कि जो हमारा रैंडम वैल्यू है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है जनरेट होने के लिए, यानी कि 0 से नीचे कोई भी मिनिमम वैल्यू जनरेट नहीं होगी। रैंडम वैल्यू 0 से नीचे नहीं होगी, ये हमने मिनिमम दे दी। और मैक्सिमम यानी कि हमारी जो रैंडम वैल्यू है वो 1 से, यानी कि हाँ यहाँ पर जो हमने वैल्यू दे रखी है उससे ज़्यादा जो है जनरेट नहीं होगी, यानी कि 2 नहीं होगी, या लाइक पर्टिकुलरली 2 नहीं बोल रहा हूँ, 1 से ऊपर कोई भी वैल्यू जो है जनरेट नहीं होगी, सब 1 या 1 से नीचे ही रहने वाली है। और यहाँ पर जो है 3 डब्बे तुम्हें लाइक देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर जो है वो है x, यहाँ पर है वो y और यहाँ पर वो है z। और ये तुम्हें दोनों में सेम देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा नहीं होता, खैर तुम समझ गए होगे अभी तक। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो x y z और ये सेम पैटर्न हमेशा वेक्टर जो हमारा डेटा टाइप है उसके साथ होता है। ये जो डब्बे हैं ये तुम्हें हर जगह देखने को मिलेंगे जहाँ भी हमारा जो है ये वेक्टर वाला जो डेटा टाइप है तुम्हें देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी तुम देख सकते हो x y z। हम इसे इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर तो तुम समझ गए होगे कि यहाँ पर हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देनी है। अब हमारे पास दो जो इनपुट है वो हमें हर डेटा टाइप के साथ मिलेंगे, शायद बुलियन के साथ हमें मिलते हैं, नहीं मिलते, हाँ ये सभी के साथ मिलेंगे तुम्हें देखने को। मैं इसे वेक्टर के ऊपर सेट कर देता हूँ। ये रहा। अब हम आईडी को देखते हैं कि आईडी क्या है। आईडी को तुम कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि ये बेस है। हमारी रैंडम वैल्यू जो जब जनरेट होगी तो उसके लिए एक बेस चाहिए और बेस हमारा आईडी है। आईडी क्या है हमारा, जो इस जो एग्जांपल है इसके अंदर तुम देख सकते हो कि हमने एक क्यूब दे रखी है और क्यूब के जो 4 वर्टेक्स हैं उनकी जो है उनकी आईडी को ये जो है बेस के तौर पर लेगा और उन्हें जो हर एक वर्टेक्स है उन्हें रैंडम वैल्यू देगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो वर्टेक्स हैं तुम देख सकते हो हमारे पास पोजीशन है बट इनके कोई भी आईडी नहीं है। तो जब भी हमारे पास आईडी नहीं होगी तो ये जो है उस इंडेक्स को काउंट करेगा और इंडेक्स के हिसाब से जो है रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। थोड़ा सा खेद है सुविधा के लिए, अगर तुम्हें कुछ भी बाहर से आवाज़ आ रही है छोटी मोटी तो उसे तुम कैंसिल आउट कर सकते हो। खैर जितना मुझसे होगा एडिटिंग के अंदर मैं उसे कर दूंगा। बट बाहर बहुत तेज़ आंधी चल रही है, लाइक तुम सोच भी नहीं सकते। मैं राजस्थान के अंदर हूँ और यहाँ पर जो
चीज़ आती है वो तुमने कहीं देखी भी नहीं होगी, मैं बता नहीं सकता अभी। खैर हम इसके बारे में बात करते हैं। जो हम आईडी के बारे में बात कर रहे थे, आईडी जो है एक बेस के आधार पर काम करता है। अगर हमारे जो वर्टेक्स या ऑब्जेक्ट हैं उसके पास आईडी नहीं है तो उसकी जो इंडेक्स है उसे काउंट करेगा और उसके हिसाब से जो है रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। जैसा कि तुम देख सकते हो हमारे हर एक वर्टेक्स, फेस या हर एक जो एज है या ऑब्जेक्ट जिसके भी पास इंडेक्स है, उस जो इंडेक्स हमारी वो डिफरेंट होती है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट वर्टेक्स है या सेकंड वर्टेक्स है तो उसके हिसाब से जो है इंडेक्स होगी और इंडेक्स 0 से शुरू होगी। तो जैसे कि तुम देख सकते हो हर एक वर्टेक्स के पास डिफरेंट इंडेक्स है, तो इंडेक्स के हिसाब से जो है वो डिफरेंट वैल्यू जनरेट करेगा। और ये जो सीड है ये इसी जो बेस है हमारा आईडी या जो इंडेक्स जो भी तुम यहाँ पर प्लग करोगे उसी के आधार पर जो है ये जो हमारा सीड है वो काम करेगा। अब तुम कहोगे कि मुझे तो जो रैंडम वैल्यू है वो जनरेट करनी है, बट एक सिंगल रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पर तुम सोच कर देखो कि यहाँ पर तुम या तो ये समझ सकते हो कि आईडी नोड जो है वो पहले लगा हुआ है, या फिर आईडी नहीं है तो इंडेक्स नोड जो है वो लगा हुआ है और इंडेक्स के हिसाब से ये काम कर रहा है। क्योंकि हमारे जो वर्टेक्स हैं उनके हर एक वर्टेक्स के पास अपनी एक इंडेक्स है, तो हर एक वर्टेक्स की जो इंडेक्स है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो हमें बस सिंपल इतना ही काम करना है कि हमें बस उस जो नोड है उसे हटाना है। और वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर एक इंटीजर जो नोड है वो लगा देंगे। और अगर मैं यहाँ पर ये प्लेस कर दूँ तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर रैंडम वैल्यू जनरेट तो हो रही है, बट सभी के लिए जो है सेम है, बट रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है। जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो रैंडम वैल्यू तो जनरेट हो रही है बट वो सभी के लिए सेम है। हमारे चारों जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए सेम है। और यही कहानी हमारे इन फ्लोट इंटीजर के पास है। हमारे पास मिन, मैक्स और यही जो इनपुट आउटपुट हैं, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है यहाँ पर, बस जो हमारा डेटा टाइप है वो चेंज हो रहा है। बुलियन में हमारे पास एक जो है प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन है कि हमारे कितने चांसेस हैं कि हमारा जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये सिंपल रैंडम वैल्यू नोड था, इसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो अगला जो हमारा नोड है वो है स्केल एलिमेंट नोड, और इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। इसके नाम के हिसाब से ये नोड काम करता है, यानी कि ये हमारे ऑब्जेक्ट को स्केल डाउन या स्केल अप करने में मदद करता है। और इसके अंदर छोटे मोटे ऑप्शन है, उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर हमें शुरुआत में 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फेस और एज। एज को सेलेक्ट करोगे और इसे इंक्रीज़ करोगे तो तुम्हें लगेगा कि इसके अंदर तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है। यहाँ पर तुम जो है सिलेक्शन से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम्हें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। कंपेयर नोड लेते हैं, यहाँ से जो है मैं इसका टाइप जो है वो इंटीजर करता हूँ और यहाँ से मैं जो है इसको इंडेक्स पे सेलेक्ट करता हूँ। अब मैंने ये क्यों किया है? तो मैंने सिंपल सा एक सिलेक्शन लिया, मैंने इसे इक्वल के ऊपर सेलेक्ट किया है, वो भी मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि मैंने क्यों किया है। यहाँ पर सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि हमने सेलेक्ट क्या कर रखा है। यहाँ पे हमने एज सेलेक्ट कर रखा है। अब ये सिलेक्शन जो हमारा इनपुट है वो मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि ये हमें सेलेक्ट करने में मदद करता है कि एक्चुअल में इस नोड का जो इम्पैक्ट है वो किस चीज़ के ऊपर होगा। तो यहाँ से हम उस पार्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हमें जो है इम्पैक्ट डालना है। ये हमारा जो नोड है वो हमें मदद करता है सेलेक्ट करने में, और ये वो इंडेक्स है जिसके हिसाब से हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो देख लेते हैं इंडेक्स हमें क्या चीज़ देगी। ये जितने भी एजेस हैं उनकी हमें इंडेक्स दे देगा। अब इक्वल नोड क्या करेगा? इक्वल नोड देखेगा कि कौन सी जो इंडेक्स है वो इसके बराबर है। यानी कि अब अगर मैं इसे 1 के ऊपर सेट कर दूं तो यहाँ से जितने भी इंडेक्स हैं उन्हें इसके साथ कंपेयर करेगा, और जो भी इंडेक्स 1 के हिसाब से होगी उसके लिए यहाँ से ट्रू दे देगा, और वो चीज़ हमारा सेलेक्ट हो जाएगा और उसके ऊपर जो हमारा स्केल एलिमेंट है वो असर डालेगा। अब मैं अगर इसे इंक्रीज़ करूँ तो तुम देख सकते हो कि हमारा जो एज इंडेक्स 1 के ऊपर था वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो हमारे एजेस चेंज होते जाएंगे। जो भी एज उस इंडेक्स के ऊपर होगा, सेम चीज़ फेस के ऊपर भी लागू होगी। तो इसके हिसाब से तुम इसे देख सकते हो। पहला जो हमारा ड्रॉप डाउन है ये इसी के बारे में है। दूसरा हमारे पास एक और ड्रॉप डाउन है यूनिफॉर्म और सिंगल एक्सिस। इसे तुम चूज़ कर सकते हो यूनिफॉर्म के हिसाब से, यानी कि ये सभी एक्सिस के अंदर इक्वल जो है इसे स्केल अप या स्केल डाउन करेगा। अगर मैं सिंगल एक्सिस करूं तो ये किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर इसे स्केल अप या स्केल डाउन करेगा। अब ये बहुत ही आसान था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं ये। इतने ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास सेंटर भी है, तो सेंटर को समझ लेते हैं कि सेंटर का मतलब क्या है। यहाँ पर मैं एक और नोड ले लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास वेक्टर नोड है।
यहाँ पर तुम सबसे पहले देखो, अगर मैं इसे स्केल अप या स्केल डाउन करूँगा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, अगर तुम एक एडिटर हो, अगर नहीं भी हो तो भी मैं तुम्हें आसान से समझा दूंगा, बट अगर एक एडिटर हो तो उसके हिसाब से तुम ये समझ सकते हो कि ये हमारी एक इमेज है और ये जो तुम्हें 3D कर्सर दिख रहा है यहाँ पर हमारा एंकर पॉइंट है। तो इसी के हिसाब से हम इसे जब स्केल अप या स्केल डाउन करेंगे तो ये जो इमेज है उसी के हिसाब से जो है स्केल अप या स्केल डाउन होगी। एंकर पॉइंट को तो तुम अच्छी तरीके से जानते होगे। मान लो एंकर पॉइंट अगर मैं इस कोने के ऊपर लेकर आऊँ तो यहाँ से जो वो हमारी इमेज है वो स्केल अप या स्केल डाउन होगी। अब मैं तुम्हें इसे एक बार स्केल अप या स्केल डाउन कर दिखाऊँ तो तुम देख सकते हो कि ये जो इमेज है वो बिल्कुल ओरिजिनल जो हमारा स्टाइल है उसी के हिसाब से स्केल अप या स्केल डाउन हो रही है। अब मैं इसकी जो वैल्यू है वो 1 कर देता हूँ इसके हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा जो एंकर पॉइंट है वो अभी है, मैं इसे जो है x के अंदर इसकी वैल्यू को 1 कर देता हूँ, यानी कि 1 यूनिट। अब यूनिट क्या है, ये जो तुम्हें डब्बे दिख रहे हैं ये एक यूनिट है। तो यहाँ पर हमारा एंकर पॉइंट था, मैंने x एक्सिस के अंदर यहाँ से इसे जो एंकर पॉइंट था मैं इसे यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। अब जो हमारा क्यूब है वो स्केल होगा यहाँ से। अब मैं अगर इंक्रीज़ करूँ तो तुम देख सकते हो कि ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंकर पॉइंट है। तो ये क्यूब जो है वो इस तरीके से स्केल अप या स्केल डाउन होगा। अगर तुमने नोटिस किया तो हमारा जो सबसे पहला इफेक्ट था उसके हिसाब से जो हमारा क्यूब था वो बिल्कुल सभी डायरेक्शन के अंदर जो स्केल अप या स्केल डाउन हो रहा था, क्योंकि इसका जो एंकर पॉइंट था वो सेंटर के अंदर था। बट मैंने इस नोड की मदद से जो इसका सेंटर है वो अपडेट कर दिया। इसको तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जिससे कि तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। तो अगर तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है इन नोड्स को तो जो है एक्सपेरिमेंट तो इनके साथ करना ही होगा। अगला जो हमारा नोड है वो है सब डिवीजन सरफेस। जल्दी से बात कर लेते हैं। जो तुम्हें थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे रहा है वो मुझे थोड़ा बहुत सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे वो बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। अगला जो हमारा नोड है वो है सब डिवीजन सरफेस। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मॉडिफायर है सब डिवीजन सरफेस। इन दोनों के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस इतना ही है कि ये ज्योमेट्री नोड्स के अंदर है और ये यहाँ पर हमें मॉडिफायर के रूप में मिल जाता है। और इनके जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है। सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है यहाँ पर लेवल, जो लेवल ऑफ सब डिवीज़न है उसके बारे में बातचीत हो रही है, जो कि हमें यहाँ पर मॉडिफायर के तौर पर भी देखने को मिलता है, जो कि तुमने बहुत बार यूज़ किया होगा। इस जो नोड या फिर मॉडिफायर है इसको हम बहुत बार यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एज क्रीज है, यानी कि हमारे जो एजेस हैं उनको कितना शार्प या स्मूथ रखना है। अगर मैं इसे फुल कर दूँगा तो जो हमारे एजेस की ओरिजिनल पोजीशन थी ये वहीं पर चले जाएंगे बिल्कुल शार्प, और अगर मैं इसे कम करूँगा तो एजेस जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। सेम चीज़ वर्टेक्स के ऊपर भी लागू होती है। जो हमारे वर्टेक्स थे वो कितने ज़्यादा हमें शार्प रखने हैं या स्मूथ रखने हैं वो इस जो स्लाइडर है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू को तुम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। ये जो लिमिट सरफेस है ये इसे मैथमेटिकली जो है इसका जो सब डिवीज़न लेवल है वो करेक्ट करता है। लाइक यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो अब इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी अलग है, और जैसे मैं इसे जो है चेक करूँगा तो इसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि इसकी जो पोजीशन है वो अनलिमिटेड अगर हम सब डिवीज़न करें तो उसके हिसाब से जो है इसकी पोजीशन है वो एक्यूरेट हो जाती है। कुछ इस तरीके से हम बोलेंगे, और तो इसका कोई तरीका नहीं है समझाने का मेरे हिसाब से। तो ये समझ लो कि जब भी हम इस जो है चेकबॉक्स को चेक करेंगे तो ये इस जो क्यूब है इसके ऊपर अनलिमिटेड जब हम सब डिवीज़न लागू कर देंगे तो जो हमारी पोजीशन होती है उसी के हिसाब से जो वर्टेक्स की जो पोजीशन है वो लेता है, यानी कि सबसे जो स्मूथ पोजीशन है वो लेगा जब हम इसे चेक करेंगे। और अगर हम इसे चेक नहीं करेंगे तो ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट जो लोकेशन है वो लेगा। तुम इसे चेक छोड़ सकते हो, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं, मैंने कभी किया नहीं है। और मैंने नहीं किया तो ये मतलब नहीं है कि इसका यूज़ किस नहीं है, होगा, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है कि क्यों लोग अनचेक करेंगे चेक करेंगे। खैर सब चीज़ें मुझे पता हो ये ज़रूरी भी नहीं है। और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है सबसे पहला कीप बाउंड्रीज़। ये ऑप्शन जो है वो यूवीज़ के लिए है कि यूवीज़ के लिए तुम्हें किस तरीके से सेट करना है। अगर तुम ऑल सेट करोगे तो सभी यूवीज़ जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगे, नन करोगे तो कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं होगी।
और यहाँ पर एक चीज़ जो मैं तुम्हें हमेशा से कहता हूँ कि यहाँ पर जब भी तुम कर्सर को कई देर रखोगे तो तुम्हें ये दिखा देगा कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर मतलब है कि यूवीज आर स्मूथ, जो भी हमारी यूवीज हैं वो स्मूथ होंगी, पर कॉर्नर्स ऑन डिसकंटिन्यूअस बाउंड्री आर केप्ट शार्प, जो हमारे कॉर्नर्स हैं और जो हमारी बाउंड्रीज हैं वो जो है वो शार्प रखी जाएंगी। और यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शन है, तो तुम इन्हें चेकआउट कर सकते हो एक एक करके कि इसका क्या मतलब है। ज़्यादातर मैंने इन यूवीज वाले सेक्शन को जो है इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं नॉर्मल सा इस्तेमाल करता हूँ, मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में इसे जो है इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है कीप कॉर्नर्स और ऑल के अंदर हमारे जो सभी चीज़ें हैं वो जो है स्मूथ हो जाएंगी, लेकिन अगर हम कीप कॉर्नर्स को रखेंगे तो ये जो कॉर्नर्स हैं हमारे उन्हें ये शार्प रखेगा और बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें स्मूथ कर देगा। यानी यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इसकी जो डेफिनेशन है वो भी लिख कर आ चुकी है कि यानी कि स्मूथ बाउंड्रीज बट कॉर्नर आर केप्ट शार्प, यानी कि जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प रहेंगे, बाकी जो हमारी बाउंड्री है वो स्मूथ हो जाएगी। बस इतने ही ज़्यादा ऑप्शन थे, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल के अंदर और कुछ एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाऊँ, तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम वो भी चीज़ करेंगे जिससे कि तुम्हें ये और अच्छे से समझ में आएगा और तुम्हें घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हर एक चीज़ को जो है डिटेल में समझेंगे। कोई भी सवाल है, कुछ भी है तो कमेंट कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो होगी हमारे स्कल्पटिंग के ऊपर है। आज तो मौसम ख़राब है तो मेरा मूड नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। अगली वीडियो हमारी स्कल्पटिंग के ऊपर होगी, ये मजाक नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।